अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जावेद मोहम्मद मकसूद। आज हम आए हैं अम्मार का इंटरव्यू लेने के लिए। अम्मार वही लड़का है जो गौंडी में वायरल हो चुका है। गौंडी जिसको हम लोग झोपड़पट्टी इलाका कहते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर अनपढ़ जाहिल वगैरह इलाके को कहा जाता है। लेकिन इसी इलाके में रहकर अम्मार ने वो मकाम हासिल किया है जो अच्छे अच्छे बच्चे उस मकाम को हासिल नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम जूनियर साइंटिस्ट का एक एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं। तो अम्मार जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मरहले से गुज़र रहा था और मोस्टली एसएससी के बच्चे जो है सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कंसंट्रेशन करते, तो उसके साथ कोई पैरेलल में कोई दूसरा एग्ज़ाम देते नहीं। लेकिन इस बच्चे ने अपने फिज़िकली मसाइल के बावजूद भी इसने एसएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ अब्दुल कलाम जूनियर साइंटिस्ट का एग्ज़ाम अच्छे नंबरात से क्वालिफाई किया। तो इस बच्चे के से बातें हम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप देखेंगे, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो देखने के बाद अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो दिखाएंगे। और अगर बच्चे देख रहे हैं तो ज़रूर मोटिवेट होंगे और अपनी ज़िंदगी में जो अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं उस वक्त को अच्छी तरह से यूज़ करके वो अपना अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं, जैसे आज अम्मार ने हासिल किया। तो हम अम्मार से पूछेंगे उनके बारे में। मुख्तसर तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अम्मार अहमद है और मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। ओके, 11 में कौन से स्ट्रीम में लिया आपने? मैं 11th साइंस में का लिया। स्टूडेंट हूँ जी। माशाल्लाह। तो अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताइए। मैंने 1st से 4th तक अंजुमन रियाजुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 1 से स्टडी किया है। यस। और उसके बाद मैं 5th और 6th मैं दर्दमंद दर्दमंदाने अंजुमन इस इदारे में तालीम हासिल की है। मदरसे के साथ हॉस्टल था। मैंने वहाँ पर माशाल्लाह 8 पारे भी हिफ्ज़ किया था उस टाइम पर 2020 में। फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन की वजह से घर पर आना पड़ा और वहाँ पर जो हिफ्ज़ की जो तालीम थी वहाँ पर रुक गई मेरी। उसके बाद मैंने वहाँ से कंटिन्यू नहीं की? जी आगे मैंने फिर विक्रोली पार्क साइड में दारुल अमन मदरसा है, उस मदरसे में रहकर बाकी और 7 पारे हिफ्ज़ किया। तो टोटल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 15 पारे हो चुके हैं। माशाल्लाह, आधा कुरान हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं विक्रोली में मदरसे में रहकर मैंने 9th स्टैंडर्ड विक्रोली पार्क साइड स्कूल से किया हूँ और 8th स्टैंडर्ड मैंने स्कूल नंबर 7 जो मार्केट में है वहाँ से बीएमसी स्कूल नंबर 7 से, जी शिवाजी नगर स्कूल नंबर 7 से गौंडी। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने 9th के बाद ड्रॉप लेना पड़ा, मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती थी। और फिर मैंने जब 10th का जब मेरा ईयर आया नेक्स्ट ईयर मतलब ड्रॉप के बाद, तो ड्रॉप लेने की वजह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज रहती थी और मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है 3 मरतबा। 3 मरतबा ऑपरेशन हुआ? जी। क्या आँख के साथ क्या हादसा पेश आया था? मैं मस्जिद में सीढ़ियों पर गिर गया था और गिरने की वजह से मेरी आँख पर यहाँ पर चोट लग गई थी और उसकी वजह से आँख के अंदर इतना जर्क बैठा, झटका लगा कि उससे तो दिखाई नहीं देता था? नहीं, रेटिना डिटैच हो गया था। अच्छा। आँख का पर्दा जिसे बोलते हैं आम जबान में, वो डिटैच हो गया था, अपनी जगह से हिल गया था, तो उसकी वजह से दिखाई नहीं देता था। और दर्द वगैरह तकलीफ रहती थी? नहीं, तकलीफ नहीं रहती थी। अच्छा, बस दिखता दिखाई। नहीं था। फिर उसको वापस अटैच करने के लिए एक ऑपरेशन हुआ जो कि सक्सेसफुल नहीं था, मतलब अनसक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फिर सेकंड ऑपरेशन फिर से करना पड़ा। सेकंड ऑपरेशन के बाद उसको सपोर्ट देने के लिए थर्ड ऑपरेशन फिर करना पड़ा। अच्छा, तो टोटल 3 ऑपरेशन? जी, टोटल 3 ऑपरेशन हुआ और जो लास्ट मेरा ऑपरेशन था वो दिसंबर को था, 6 दिसंबर उसकी डेट। जब तुम एसएससी में थे? जी। तो आप देख सकते हैं कि इसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और एसएससी में जून से लेके दिसंबर तक इसकी कोई पढ़ाई नहीं थी, है ना? तो दिसंबर में आपने पढ़ाई स्टार्ट की? हाँ, मैंने दिसंबर में पढ़ाई स्टार्ट की है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 86% बना 10th में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने आपने स्टडी की और 3 महीने के अंदर आपने 86% ले गया। तो आपके स्टडी का स्टाइल क्या था? किस तरीके से आप स्टडी करते थे? स्टडी का जो पैटर्न है वो आजकल ये चल रहा है कि क्वेश्चन देखो और आंसर याद कर लो। रट्टा लगाना मतलब? जी, रट्टा लगा के वो याद कर लिया जाता है और पेपर में लिख कर आ जाते हैं। यानी अपनी जो पढ़ाई है वो किताबों तक और क्वेश्चन के आंसर तक महदूद हो गई है। इससे
इससे उन्हें पता नहीं कि हमने लिखे क्या है, याद क्या कर रहे हैं, और कुछ मालूम नहीं, बस क्वेश्चन जहाँ दिखा फौरन आंसर ध्यान में आता है। लेकिन अगर हम जो लिख रहे हैं उसको याद कर लेंगे, जो याद कर रहे हैं उसको समझ लेंगे अच्छे से, तो समझने की वजह से वो चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और अगर वो क्वेश्चन, अगर जो आपने याद करके समझ के याद किए, अगर किताबों के अलावा, एग्जाम के अलावा अगर कहीं और उसके रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, तो हमारा दिमाग वहाँ पे भी फौरन काम बराबर, करता है। मतलब हमारा दिमाग पहुंच जाता मतलब जी। उस तक। तो दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि आपकी आंखों का ऑपरेशन 3 बार हो चुका था, तो ऐसे में आंखों पे ज़्यादा जोर भी देना नहीं चाहिए, तो ऐसे दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? थर्ड ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हालत मतलब स्टेबल हो गई थी, और मैं 5 से 6 घंटे स्टडी करता था। 5 से 6 घंटे स्टडी करके, वो भी 3 महीने के अरसे में 5 से 6 घंटा स्टडी करके भी इस बच्चे ने 86 लाया है। तो हमारी आंखें अच्छी होने के बाद, हमारे पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम होने के बाद भी हम पढ़ाई नहीं करते और फिर आखिर में कहते हैं कि हमने पेपर अलग आ गया था, और कुछ ना कुछ बहाने, बीमारी के वगैरह कुछ ना कुछ बहाने करके टाल देते हैं कि हमारा परसेंटेज इसलिए कम आया। लेकिन अगर हमारे अंदर जुस्तजू हो, तो अम्मार को देखिए जुस्तजू थी, इसलिए उसने 86% कामयाब किया। जूनियर साइंटिस्ट के बारे में कुछ बताइए। ये जूनियर साइंटिस्ट एग्ज़ाम शकील शकील इंजीनियर सर है, अकोला के, विदर्भ के, वो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि इसमें टोटल 4 फेज़ होते हैं और 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 में 5th 6th और 7th के स्टूडेंट्स होते हैं, और ग्रुप 2 में 8th 9th और 10th के। इसकी कुछ फीस भी होती? हाँ, इसकी फ़ीस 150 रुपीज़ है। अच्छा, 150 रुपीज़ जूनियर के लिए, जो पहले ग्रुप के लिए, दोनों के लिए। दोनों ग्रुप के लिए 150। ओके। और इसका इसका पैटर्न ये है कि अगर हम ग्रुप 1 में है, तो उस ग्रुप में जितने भी स्टैंडर्ड आती है, सब स्टैंडर्ड की हमें साइंस की बुक्स स्टडी करना होगा, रीड करना होगा, और वो रट्टा मार के नहीं, समझ के। क्योंकि हम जो समझेंगे उसका जो कंसेप्ट रहेगा, उस कंसेप्ट पे सवाल आते हैं, सेम सवाल वगैरह ओके। नहीं आते। तो इसमें टोटल 4 फेज़ होते हैं। फेज़ 1 में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसकी डिफ़िकल्टी बहुत ईजी रहती है, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट है तो थोड़ा जी। क्लियर रहता है। हाँ, Easy। और फेज़ 2 में फिर ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी हार्ड रहती है। और इसके बाद थर्ड फेज़ होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। वो कंसेप्ट बेस्ड सवालात कॉल पे पूछेंगे। कॉल पे पूछते, फोन आता मतलब जी, कॉल। आपको टाइम दिया रहेगा, हाँ। उस टाइम पे फोन आएगा, हमें स्लॉट अपना जब हम फ्री रहेंगे उसके हिसाब से हमें स्लॉट मिलता है। चूज़ करना था, और वो सब बराबर सामने से कॉल आता था। तो वो लोग कितने क्वेश्चंस करते हैं? कॉल पे 6 क्वेश्चंस किए 6 थे। क्वेश्चंस, वो डिफिकल्ट होते हैं उससे ज़्यादा? हाँ, उससे सेकंड ज़्यादा। स्टेप से ज़्यादा, सेकंड जी, फेज से ज़्यादा, सेकंड से थर्ड में ज़्यादा। ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हाँ, ओके। और दूसरी चीज़, हम सिर्फ फेज़ 1 और फेज़ 2 में सिर्फ सिलेक्ट करना रहता है ना, लेकिन जो फेज़ 3 है उसमें हमें कॉल पे बात करना है, हाँ, ऑन आवाज़ द सुनना स्पॉट है, हमको उनसे जवाब इंटरेक्ट देना। करना है। हाँ, जी, मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको जवाब देना है। जी। ओके, उसके बाद फोर्थ फेज में? और फोर्थ फेज़ में हमारे नियर बाय में सेंटर लगेगा, उस सेंटर पे जिस हमें। एरिया में रहते हैं? जी, मुंबई का सेंटर मुंब्रा में लगा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर एग्ज़ाम है, ये सिर्फ इलाकाई सतह पे नहीं है, इंटरनेशनल अच्छा, लेवल पर। इंटरनेशनल। इसमें इंडिया के अलावा भी और कंट्रीज़ है, कतर, बहरीन, दुबई वगैरह, टोटल 6 कंट्रीज़ है। ओके। जी, तो जो तो वहाँ फोर्थ, के स्टूडेंट भी अपीयर होते हैं? हाँ, वहाँ के माशाल्लाह, स्टूडेंट। माशाल्लाह। तो फोर्थ फेज़ में रिटन एग्ज़ाम लिखना है, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमें सामने वाले को समझाना है, जो इंटरव्यू ले रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझाना है। सेटिस्फाई करना है उनको। जी, उनको सेटिस्फाई करना। और उसके बाद फिर? उसके बाद फिर अगर फोर्थ फेज़ में टोटल पास होने वाले सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करते हैं वो। कितने बच्चों में से होते हैं बच्चे सेलेक्ट? इस बार की जो तादाद जो स्टूडेंट्स ने अपियर किए थे वो 3,30,000 के आसपास है। 3 लाख के आसपास है? जी, 3,30,000। और उसमें से सिर्फ 3,30,000 25 स्टूडेंट्स ही फोर्थ फेज़ में क्वालिफाई होते हैं। क्वालिफाई होते हैं। तो 3,30,000 में से सिर्फ 25 बच्चे, कितने? हाँ, 25 25 बच्चे सिर्फ क्लियर होते हैं। ओके।
उसमें आपका भी नाम था। जी उसमें मेरा तो 15 रैंक। बहुत बड़ी बात है कि 3,30,000 बच्चों में से हमारे अम्मार ने जो है वो 25 बच्चों में क्वालिफाई हुआ आया। ओके, तो उसके बाद फिर उसके बाद फिर इसके प्राइज में अपना गोल्ड मेडल है, 0.5 ग्राम का 24 कैरेट गोल्ड मेडल है, और इसका 31 जैन को फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, अभी आने वाली 31 को फैसिलिटेट करेंगे। ओके, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये बताइए कि 10वीं के एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम कम था, उसमें आपको 10वीं की प्रिपरेशन करनी थी, उसके साथ साथ जूनियर साइंटिस्ट के एग्ज़ाम में अपीयर करने का कैसे आपको मोटिवेट हुआ, किस तरह से इरादा किए? इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी का है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हर जगह सही से गाइडेंस दी, और मतलब मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, भटकने नहीं दिए। और जहाँ भी मैं भटकता था तो फिर प्रेशर आता था, मार वगैरह भी पड़ती थी। तो मतलब सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी का है, और मेरे मम्मी ने मुझे मोटिवेट किए। और दूसरी चीज़, इसका जो सिलेबस है 10th में ही मैं था, और NCERT बोर्ड का जो 10th है वो इसका स्टेट बोर्ड के 10th के थोड़ा सा हाई लेवल थोड़ा है। हाई लेवल, हाँ, एनसीईआरटी का थोड़ा हाई। और जो अपना स्टेट बोर्ड का जो 10th है उसमें उसका जो बेस है वो सब 5th 6th 7th वगैरह में प्रीवियस क्लास में उसका बेस है। हाँ, तो जब मैंने वो पढ़ा, बेस को मजबूत किया। हाँ बेस मजबूत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, तो उसके बाद मेरे लिए 10th और आसान हो गया। मोस्टली ये होता है कि अगर बच्चों को हम लोग एसएससी के साथ कोई और एग्ज़ाम देने के लिए कहते हैं तो बच्चे आमतौर पे मना करते हैं कि नहीं, हमारे पास एसएससी का प्रेशर है, परसेंटेज पे असर पड़ेगा, तो मैं दूसरी जगह अपना फोकस क्यों करूं, एक ही जगह फोकस करना चाहिए। तो तुम्हारी अम्मी ने ऐसी क्या बात बोली कि तुम्हारा इरादा जूनियर साइंटिस्ट के लिए देने का हुआ? सबसे पहले तो जब ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे तुम थे, मना कर सकते थे कि नहीं, मेरे पास एसएससी का प्रेशर है, उसके बाद मेरे पास वक्त भी कम है क्योंकि जून से मेरी तबीयत ख़राब थी तो दिसंबर तक मेरी कोई स्टडी नहीं हुई थी, तो कम वक्त के अंदर एसएससी को भी हमको परसेंटेज से लाना है, और साथ में जूनियर साइंटिस्ट का एग्ज़ाम वो भी बहुत हाई लेवल का है। तो दोनों को फेस करने के लिए तुम्हारे जहन में क्या ऐसी बात अम्मी ने डाली कि तुम तैयार हो गए? अम्मी ने सबसे पहले तो मेरे को दिखाए कि अपना फ़ायदा क्या है इसमें। उसमें फ़ायदा ये था कि हमें स्टडी करने का नया पैटर्न मिला, और जो 10th का जो बेस था वही पढ़ना था ना, तो मोटिवेशन मिला मम्मी से। और दूसरी चीज़, मैंने भी यही सोचा था, सब क्या सोचते, इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, कहाँ रैंक आ सकता है, 3 लाख के करीब 3 लाख के करीब बच्चे, कितने बच्चे होंगे, है ना। तो मैंने भी ये सोचा था, लेकिन फिर अम्मी ने दूसरा ऑप्शन रखे ही नहीं मेरे पास। मैंने करो या मरो, हाँ, डू एंड डाई। करो या मरो, वही वाला सीन था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मोटिवेट भी करे साथ साथ में, और प्रेशर डाले तो हो गया। अच्छा, कोई प्रेशर था कि क्वालिफाई करना ही करना है, नहीं, या फिर तुमको सिर्फ अपीयर करना है, बस एक एग्ज़ाम कैसे होता है उसका पैटर्न समझना था? क्वालिफाई करने के लिए प्रेशर नहीं था, प्रेशर मेहनत करने के लिए था, प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस अम्मी प्रेशर डालते थे, और मेरे ख्याल में प्रेशर अच्छा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तुमको लग रहा होगा कि प्रेशर मेरे पर ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन क्वालिफाई करने का तुमको ऐसा लग रहा होगा कि प्रेशर वो बहुत अच्छा था मेरी ज़िंदगी के लिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ थोड़ा और प्रेशर डालते तो फर्स्ट रैंक भी आ सकता था। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अपनी स्टडी में ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इस बच्चे ने जो है अपनी माँ की बात को माना। सबसे पहली चीज़ ये है कि अम्मी का तो सपोर्ट है, अम्मी ने तुमको मोटिवेट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर दूसरा एक पहलू ये भी है कि अपने अम्मी की बात को तुमने माने। हर माँ बाप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ बाप की बात मानने वाले भी चाहिए। तो अम्मार जो है एक अच्छा लड़का है, मतलब कि वो अपनी माँ का हुक्म मानता है, अपनी माँ की बात को मानता है, और तुमने अपनी माँ की बात मानी इसलिए तुमको कामयाबी मिली। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे, अपने आप को या अपनी अम्मी को, या दोनों को मिलाकर? क्रेडिट तो पूरा मम्मी का ही है, लेकिन क्वालिफाई मैंने किया हो तो सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन हाँ। सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी का है। अगर मेरे अम्मी नहीं होते, सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो मैं भी आज कहीं इस घूम मकाम रहा में होता, हाँ। या कोई दुकान पे काम कर तो रहा। कहने का मतलब कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर अम्मार के लिए उसकी अम्मी का पीछे हाथ है। तो मैं इस बात की तायद करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली इसकी अम्मी को।
सभा मैडम जो है बहुत अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और इस बच्चे को जब मैं मिला था, मैंने भी इसको पढ़ाया हूँ, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये इसकी आँखों का मसला है, ये क्या करेगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, मुझे तो मुश्किल लग रहा था कि इसका एसएससी का एग्ज़ाम कैसे देगा। लेकिन जिस दिन इसके एसएससी का रिज़ल्ट आया और अखबार में मैंने सआदत सर का जो है मैंने मुरासला पढ़ा, तो उसमें मैंने देखा कि इसका परसेंटेज जो है 86% आया। तो मेरे जहन में जो था कि ये फेस कैसे करेगा, लेकिन फेस ही नहीं किया, बल्कि इसने एग्ज़ाम इतने अच्छे नंबरा से कामयाबी किया। तो ये और बच्चों के लिए बहुत मोटिवेट वाली बात है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने गोल पे नज़र रखना है। अपनी तकलीफ़, अपने आने वाली ज़िंदगी में जो मुश्किलात है, जो मुश्किलात का फेस कर रहे हैं, वो चाहे बीमारी हो, पैसा हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको हम फेस कर सकते हैं। सिर्फ इरादा मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि वालिदैन का भी बहुत बड़ा असर है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों पे प्रेशर आएगा, बच्चा कर नहीं पाएगा। आजकल जैसे कि एक ट्रेंड चला है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आत्महत्या की मिसाल देते हैं कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे, हमारा वो वगैरह। तो माँ बाप ने पॉजिटिव वे में बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चा अपनी आँखों की तकलीफ से जूझ रहा था, तो एसएससी का एग्ज़ाम भी पास किया। और जूनियर साइंटिस्ट का जो इतना हाई लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसको भी इसने क्वालिफाई किया। सिर्फ इसकी वजह इसकी अम्मी का मोटिवेशन, और मोटिवेशन के बाद इस बच्चे के अंदर उस बात को मानना और उसके ऊपर खरा उतरना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं, हाँ बोलिए। अम्मी ने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ मेरे लिए एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे। अम्मी ने बाकायदा उनके एसोसिएशन से एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से परमिशन लेकर आए कि हम बीएमसी के और स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपीयर कराना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रिपेयर भी हम कराएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अम्मी ने 69 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए थे बीएमसी के। अच्छा, हाँ, बीएमसी के 69 बच्चे। जी 69 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए थे। लेकिन फिर वही बात आई, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया और पेरेंट्स ने बच्चों को मोटिवेट नहीं किया। उन बच्चों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि बहुत बच्चे इसमें अपीयर करेंगे और हमारा 3 लाख के ऊपर बच्चे, हम लोग कहाँ उसमें टिकने वाले हाँ हैं। उसमें हम लोग दिखेंगे भी। हाँ, और उसके बाद दूसरी चीज़, पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं था। अगर पेरेंट्स भी उनको मोटिवेट करते तो वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते थे। तो 69 में से जो 17 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने और उन्होंने कोऑपरेट राजी किए। हो गया। हाँ, हाँ। और उसमें से माशाल्लाह सब सेकंड फेज़ माशाल्लाह 17 के 17 स्टूडेंट्स पास हो गए। ओके। और जो थर्ड फेज़ है वो एक स्टूडेंट पास हुई है। लड़की है। जी, वो लड़की है, मीनाज नाम है उसका। थर्ड फेज़ वो पास हुई है, लेकिन फोर्थ फेज़ में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। वो हड़बड़ा गई थी और अच्छा। नर्वस हो गई थी इंटरव्यू में। वो फोर्थ फेज ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ऑन द स्पॉट हमको जवाब देना है, तो वहाँ पर वो फेल हो गई। ओके, ठीक है, वहाँ तक तो कम से कम पहुँची एक लड़की। माशाल्लाह वो वहाँ तक पहुँची। और इसमें जो MDBTW एसोसिएशन है, इसने उन 17 स्टूडेंट्स को पूरा प्रिपेयर करवाई, और उनके जो लेक्चर्स थे वो पूरे फ्री में लेक्चर्स थे, 1 रुपया भी उनसे चार्ज नहीं किया गया। उसी बैच में तुम भी थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, सिर्फ जो सभा मैडम है वो सिर्फ अपने बेटे के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की कि भाई मेरा बेटा आगे बढ़े। हम सब जो कहें मोस्टली क्या करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चे के साथ उन्होंने 69 बच्चे, 69 बच्चों को अप्रोच किया। वो अलग बात है कि पेरेंट्स सारे राज़ी नहीं हुए, कम से कम 17 बच्चे राज़ी हुए। उसमें से 17 के 17 बच्चे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 पास किए, और एक लड़की जो फ़ेज़ 3 पास करके फ़ेज़ 4 में जो वो फेल हो गई। लेकिन फिर भी वहाँ तक बच्ची पहुँची, बहुत बड़ी बात है। और उन सारे बच्चों को जो लेक्चर दिए गए, फ्री दिए गए, इससे मालूम पड़ता है कि सोशल एक्टिविटी में भी जो है सभा मैडम आगे है। तो बच्चों को, जो हमारे बच्चे भी एसएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं और एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और एचएससी के, उसके बाद एचएससी के एग्ज़ाम होंगे, तो उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? वो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, अभी जो 11th और 12th में है, अभी जो 10th में है, तो सबसे पहले तो ये जो मैं 10th वाले हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि रट कर याद मत करो। अगर रट कर याद करोगे तो एग्ज़ाम में जाकर आपको भूलना ही भूलना है 100%। और उसमें से कुछ चीज़ें ही याद रहेगी आपको, फिर आपको वही बना के लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप लोग जो याद कर रहे हो उसको समझ लो, और समझने के बाद जब उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे ना, तो आपका और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बनिस्बत रटा रटाया जुमला लिखने का।
तो किताबी जुमले अगर आप लिखेंगे तो उसमें दो चीज़ें होती है कि लिखने जो पेपर चेक करने वाला उसको लगता है कि ये या तो कॉपी किया हुआ है हाँ और या तो फिर उसने रट्टा लगाया। लेकिन अपने खुद के जुमले में लिखने पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मुमतहिन के ऊपर। तो आप सारे जवाब अपने खुद से लिखते थे? हाँ, मैंने सारे कंसेप्ट समझ लिया था और उसके बाद जितने भी आंसर आ रहे थे मैंने ऐसा लिखा जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जामिनर को, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चेक करने वाले को। बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत अच्छा की पॉइंट है जो बच्चे देख रहे हैं एसएससी के, कि अपने जवाब को ऐसा लिखो जैसे आप किसी को समझा रहे हो। और जब किसी को समझाते हैं तो हमको पहले क्लियर करना पड़ता है जहन में, कोई बात हम किसी को समझा रहे हैं तो पहले अपने आप को समझना पड़ता है, उसके बाद हम किसी को समझा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा नुक्ता आपने बताया कि खुद ऐसे जवाब लिखो कि हम किसी को समझा रहे हैं, तो मुमतहिन को आपके जवाब पसंद आए, यही आपका सक्सेस का राज है। ओके, तो आज हम अम्मार से हमने बातें की, बहुत सारी बातें हमको इसमें इंटरेस्टिंग लगी और वाकई में मोटिवेट करती है। और आगे आपका इरादा क्या है, क्या करना है? मैं भी 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं इंशाल्लाह 12th के बाद JEE से इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्रेंस लेना चाहता हूँ। उसके लिए कुछ प्लानिंग की है आपने, मैं कुछ गाइडेंस वगैरह? हाँ, मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अच्छा, और कर रहे हो? जी मैं हॉस्टल में रहता हूँ, हॉस्टल में कहाँ रहते हो आप? अकोला में। ओके, तो JEE की भी ये तैयारी कर रहे हैं, अभी 11th में है, 11th में ना? तो 11th के साथ साथ जो है JEE की तैयारी कर रहे हैं, फिर 12th होगा, उसके बाद इनका एग्ज़ाम होगा और इंशाल्लाह हम वो एग्ज़ाम भी जो है अम्मार पास कर लेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्योंकि JEE भी बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम होता है। मेरे काफ़ी दोस्त के बच्चों ने उसमें प्रिपेयर किया था, मेरे खुद का भांजा उसने भी प्रिपेयर किया था और वो क्वालिफाई हुआ था माशाल्लाह। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अम्मार जो अपने एक गोल को लेके चल रहा है इंजीनियरिंग का, वो भी जो है इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास करेंगे, JEE में पास करेंगे और अपने ब्राइट फ्यूचर को बनाएंगे और ऐसे ही दूसरों को मोटिवेट कर देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए।